तो मेरे साथ साथ देखेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। Information system auditing is defined as the process of a testing objective performed by external auditor and management objective performed by internal auditor। तो जो हमारे external auditor होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं? asset safeguarding and data integrity। और जो हमारे internal auditor होते हैं वो फोकस करते हैं system effectiveness and system efficiency। फिर से चार हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग के। क्या क्या? एसेट सेफगार्डिंग, डेटा इंटीग्रिटी, सिस्टम इफेक्टिवनेस एंड सिस्टम एफिशिएंसी। इसमें से एसेट सेफगार्डिंग एंड डेटा इंटीग्रिटी ये कौन इंश्योर करते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर। और सिस्टम इफेक्टिवनेस एंड सिस्टम एफिशिएंसी ये इंश्योर करते हैं इंटरनल ऑडिटर। मेरी बात पर डियर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि भारत देश में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि आईटी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं और वर्ल्ड में पूरी की पूरी इकोनॉमी ही आईटी बेस्ड कंपनीज पर डिपेंड करती है और उनका सारा का सारा काम इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू होता है। इसलिए बहुत जरूरी है और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग को आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग दो प्रमुख बातों पे डील करता है। पहला, अटेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जो हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर साहब आके परफॉर्म करेंगे, जो कवर करती है दो बातें, एसेट सेफगार्डिंग एंड डेटा इंटीग्रिटी, और मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो इंश्योर करते हैं हमारे इंटरनल ऑडिटर, जो परफॉर्म करते हैं हमारे सिस्टम इफेक्टिवनेस एंड सिस्टम एफिशिएंसी एस्पेक्ट। एसेट सेफगार्डिंग में हम ये इस बात को मतलब इंश्योर करते हैं कि हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट हमारे क्या क्या हो सकते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और इंफॉर्मेशन, वो जितने भी प्रकार के अनऑथराइज्ड एक्सेस होंगे, जितने भी प्रकार के अनऑथराइज्ड यूज होंगे, हर किसी से सेफ गार्डेड होंगे, हर किसी से प्रोटेक्टेड होंगे। मीन्स हमारे किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट को किसी भी प्रकार से अनऑथराइज तरीके से एक्सेस या यूज नहीं किया जा सके। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन सब कुछ पूरी तरीके से सेफ रहेगा। डेटा इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी डेटा है हमारा उसमें किसी भी तरीके से अनऑथराइज तरीके से मॉडिफिकेशन नहीं हो, डेटा हमारा एक्यूरेट रहेगा, बिल्कुल और बिल्कुल सटीक रहेगा, बिल्कुल और मतलब उसकी इंटीग्रिटी हम इंश्योर करेंगे। तो ये दोनों बातें डियर हमारा जो मतलब डील करते थे वो हमारे करते थे एक्सटर्नल ऑडिटर। अब बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर की। तो इंटरनल ऑडिटर साहब भी दो बातों के बारे में कंसर्न रहते हैं। पहला, सिस्टम इफेक्टिवनेस। सिस्टम इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ कि क्या आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट को आपने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है वो मीटअप कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। और अगर वो आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीटअप नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है डियर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा और हो सकता है कि आपको फिर नए इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ जाना पड़ जाए। दूसरा, सिस्टम इफेक्टिवनेस ऑब्जेक्टिव। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस तरीके का बना दिया कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये अननेसेसरी कॉस्ट और अननेसेसरी रिसोर्सेस कंज्यूम करना शुरू कर दे। और आपको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है वो कम से कम कॉस्ट इस्तेमाल करे और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को ऑप्टिमाइज वे में करे और कम से कम कॉस्ट इस्तेमाल करे, कम से कम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एक्सेट्रा इस्तेमाल करे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट क्रिएट करके। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग चार मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एसेट सेफगार्डिंग, डेटा इंटीग्रिटी, सिस्टम इफेक्टिवनेस और सिस्टम एफिशिएंसी। एसेट सेफगार्डिंग इस बात को इंश्योर करता है कि आपके जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स हैं वो सारे के सारे अनऑथराइज यूज एक्सेस से प्रोटेक्टेड हैं। इस बात को इंश्योर करने का काम होता है एक्सटर्नल ऑडिटर का। डेटा इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव इंश्योर करता है कि आपका जो भी डेटा है वो हर प्रकार से अनऑथराइज एक्सेस मॉडिफिकेशन वगैरह से सेफ है। सिस्टम इफेक्टिवनेस ऑब्जेक्टिव इस बात को इंश्योर करता है कि आपने जो सिस्टम बनवाया है ये आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। और सिस्टम एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव इस बात को इंश्योर करता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो आपकी सारी की सारी बिजनेस रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर रहा है, साथ में मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए पूरा कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि वो अननेसेसरी कॉस्ट और अननेसेसरी रिसोर्सेस आपका इस्तेमाल करना शुरू कर दे। पहले दो ऑब्जेक्टिव्स एक्सटर्नल ऑडिटर, आखिरी के दो ऑब्जेक्टिव्स इंटरनल ऑडिटर। आगे आते हैं। थोड़ा सा सवाल बनता है कि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? अपार्ट फ्रॉम दी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हम क्यों इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग की तरफ जाएं? तो इंस्टीट्यूट कहता है कि सर जी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट तो अपनी जगह है, आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग करवाना चाहिए। अगर आप नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस। अगर कोई डेटा अगर चोरी वगैरह हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ध्यान दीजिएगा, डेटा इज अ क्रिटिकल रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बियर द कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। याहू जो किसी जमाने में बहुत बड़ी आईटी कंपनी होता था, आज कहीं स्टैंड नहीं करता। एक बार आज से करीबन 1 साल पहले की बात है, याहू ने कहा था कि उसके 1 बिलियन यूजर्स का पासवर्ड चोरी हो गया।
ईमेल का, 1 बिलियन ईमेल यूजर्स का पासवर्ड चोरी हो गया। इंपैक्ट ये हुआ था डियर कि याहू की मार्केट कैपिटलाइजेशन 50% गिर गई थी, मतलब याहू के शेयर्स 50% गिर गए थे सिर्फ एक स्टेटमेंट से कि हमारे 1 बिलियन यूजर्स का डेटा चोरी हो गया। क्या मेरी बात समझ पाए? तो डियर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये खर्चा ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा यदि चोरी हो जाए तो उसकी कॉस्ट आप बियर ही नहीं कर सकते। दूसरा, कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग। लेट्स से आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करके उसके डेटा को मॉडिफाई कर दिया गया। तो अगर डेटा मॉडिफाई हो गया तो अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी वो उस मॉडिफाइड डेटा से आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेटा गलत हो, अगर हमारा मतलब डेटा ही गलत था तो इससे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इन्फॉर्मेशन भी तो गलत ही होगी। अगर आप गलत जानकारी के बेसिस पे डियर कोई डिसीजन लेंगे तो मतलब डिसीजन भी तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो डिसीजन भी गलत हो जाए। तो क्या आप उस इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग की कॉस्ट बियर कर सकते हैं? नहीं। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज। अगर आप अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट नहीं करते तो अनऑथराइज लोग जो हैं वो आपके कंप्यूटर को हो सकता है कि गलत तरीके से इस्तेमाल करें, जिसका अगेन ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट बियर नहीं कर पाएगी। वैल्यू ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल। मुझे बताया ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और खास तौर पे किसी भी आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे कीमती जो रिसोर्सेज होते हैं वो उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसके एम्प्लॉयज होते हैं। और अगर आपने सही तरीके से अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से यदि आपने उसे मैनेज नहीं किया तो डियर क्या आप इसे रिप्लेस कर पाएंगे? कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशनल या फिर कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर। किसी प्रकार की अगर कोई एरर आती है किसमें, डेटा इनपुट में, प्रोसेसिंग में, कम्युनिकेशन में, आउटपुट में, तो इसकी वजह से डियर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगेन आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रही। और ये बात आप कैसे इंश्योर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। और फाइनली मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी। अब डियर आपके साथ हमने चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है। आज के मतलब टाइम में डियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल हो गया। इसका सेक्शन 43A है, रीड विद प्राइवेसी रूल्स, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन रूल। कुछ ज़्यादा ही बड़ा नाम है इसका। चैप्टर नंबर 5 में हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ देखा है। चैप्टर नंबर 5 की वीडियो को आप जरूर से देखें। सिंपल सी बात है, ये रूल ये कहता है कि अगर आप कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट में डियर उन्होंने हर किसी को कवर कर दिया। और अगर आप अपने क्लाइंट का प्राइवेट डेटा अपने पास स्टोर करके रखते हैं, जैसे नेम, फोन नंबर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हेल्थ कंडीशन वगैरह वगैरह, और अगर उसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपको क्लाइंट को कंपनसेट करना पड़ेगा, सरकार को पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। तो डियर आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने यूजर्स का प्राइवेट डेटा अगर अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं तो वो सारा का सारा डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर तरीके से अपने पास रखें। अगर वो चोरी वगैरह हो गया तो आप अच्छे खासे लीगल ट्रबल में फंस सकते हैं, आप बेवजह कानूनी खर्चे में चले जाएंगे। तो देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस आर लीगली बाउंड टू प्रोटेक्ट द प्राइवेट डेटा ऑफ द यूजर्स means collected by them, and in case of any failure they can be in the legal trouble. ओके, तो अब हम बात करते हैं डियर कंकरेंट और कॉन्टिन्यूस ऑडिट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे साथ साथ देखेंगे, आप चाहें तो आप अपने MRN को भी आप लेकर आ सकते हैं। पेज नंबर 40 में देखेंगे मेरे साथ साथ हमारे पास इंस्टीट्यूट में 5 प्रकार के ऑडिट टूल्स दिए हुए हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। देखेंगे, याद करें हमने आपको एप्पल का एग्जाम्पल दिया था और हमने कहा था कि एप्पल कंपनी का एक बड़ा जो टर्नओवर है वो उनके डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू आता है। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं जो 24/7 हर समय सेल हो रहे होते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन हो रही होती है। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें डियर, तो फिजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यूजुअली बिजनेस आवर्स के तहत होते हैं। बट अगर आपको रात को 3 बजे अगर आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं, उस केस में आप रात को 3 बजे भी आप कोई नया गेम एप्पल प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से परचेज कर सकते हैं। मीन्स ट्रांजैक्शन तो हो रही है। अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साल भर तक ट्रांजैक्शन हो और साल भर के बाद इस ट्रांजैक्शन का ऑडिट करे आके एक्सटर्नल ऑडिटर, क्या ये समझदारी है? क्या इससे काम हो पाएगा? नहीं सर। आज के समय इस आईटी वर्ल्ड में साल भर तक अगर ट्रांजैक्शन हो और लेट्स से इस बीच में कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा होगा, तो क्या इस फ्रॉड की जानकारी भी आपके पास साल भर के बाद अवेलेबल रहेगी, या ये फ्रॉड होके खत्म भी हो चुका होगा साल भर तक? सर जी, खत्म हो चुका होगा।
इसलिए बहुत जरूरी है कि आप साल भर तक इंतजार न करें ऑडिट करते समय, या ऑडिट आप साल भर के बाद ना करें। एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ जो कहलाता है कंकरेंट या कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ये कहता है जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो रही है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही है, वैसे वैसे ही आप इसकी ऑडिटिंग भी साथ में करते रहें। मींस जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो वैसे वैसे उसका कॉन्टिन्यूसली उसका ऑडिट होता रहे। जैसे ट्रांजैक्शन हो उसका ऑडिट, जैसे ट्रांजैक्शन हो उसका ऑडिट। इसका फायदा ये रहेगा कि अगर कोई फ्रॉड वगैरह हुआ तो उस फ्रॉड को साल भर के बाद ऑडिट में आप आइडेंटिफाई करें। उस समय तक तो हो सकता है कि फ्रॉड के सारे सबूत हो सकता है कि मिटा दिए जाए, बट अगर आप कॉन्टिन्यूस ऑडिट करेंगे, कंकरेंट ऑडिट करेंगे, तो डियर फिर फ्रॉड के सबूत हटाने संभव नहीं रहेंगे और आसानी से वो फ्रॉड जो है वो ऑडिटर साहब के पकड़ में आ जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग? तो इसलिए हमें किस पे फोकस करना चाहिए, कॉन्टिन्यूस या फिर कंकरेंट ऑडिट। तो कॉन्टिन्यूस या फिर कंकरेंट ऑडिट इस फिलॉसफी पे काम करता है जो कहता है जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ आप वैसे ही उसका ऑडिट भी कर दें। एज द ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड द ऑडिट शुड ऑल्सो बी फॉलोड इमीडिएटली, ताकि ट्रांजैक्शन होने के बाद और उसके ऑडिट होने के बीच में बहुत ज्यादा टाइम गैप यदि आ गया, यदि बहुत ज्यादा टाइम गैप आ गया तो फ्रॉड की संभावना बहुत ज्यादा होगी। इस टाइम गैप को जितना कम करेंगे आप, फ्रॉड अगर कोई हुआ है उतनी जल्दी वो फ्रॉड पकड़ में आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ने डियर आपको 5 इस तरीके के टूल्स पढ़ने को दिए हैं जिसके थ्रू आप कॉन्टिन्यूस या कंकरेंट ऑडिट कर सकते हैं। मैं एक बार इन टूल्स के नाम एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट्स सी ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। दिस इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां पे प्रोसेसिंग होती है। लेट्स से दिस इज द डेटा एंट्री पॉइंट और दिस इज द आउटपुट। जब डेटा प्रोसेस हो चुका, दिस इज द आउटपुट। तो ये कुछ ऐसे काम करता है, डेटा एंटर हुआ, ये डेटा प्रोसेस होता है और फिर इसका आउटपुट बन जाता है। दिस डेटा हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और दिस डेटा हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब डेटा आपने एंटर किया, जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो उसे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद ये इसे आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। अब चूंकि हमारे जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, हमारे जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मतलब है डियर, वो आज के समय जो है वो सारे के सारे इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये हमारी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करे वैसे ही हम कॉन्टिन्यूस या फिर कंकरेंट ऑडिट साथ में करते जाएं। तो इंस्टीट्यूट ने आपको 5 टूल्स पढ़ने को दिए। जो सबसे पहला टूल है वो कहलाता है स्नैपशॉट। ध्यान दीजिएगा, स्नैपशॉट डियर उन सॉफ्टवेयर्स की बात करता है जो आप अपने क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में एम्बेड करेंगे, एंटर करेंगे। फिर से अब लेट्स से ये आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग करती है। हमने कहा कि यहाँ पे 2 ऐसे जगह हैं या फिर यहाँ पे 3 ऐसे स्पेसेस हैं जहां पे मटेरियल प्रोसेसिंग होती है। लेट्स से दिस एंड ये 3 ऐसे स्टेजेस हैं, ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे मटेरियल प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन होती है। और मटेरियल प्रोसेसिंग इस सेंस में होती है लेट्स से कि उस ट्रांजैक्शन का नेचर ही बदल जाता है या उस ट्रांजैक्शन का लेट्स से कैरेक्टर ही बदल जाता है। इतनी ज्यादा मटेरियल प्रोसेसिंग होती है। मुझे बताया ना, अगर फर्जीवाड़ा होने की संभावना है तो कहां पे वो संभावना ज्यादा है, जहां पे रेगुलर प्रोसेसिंग हो रही है या जहां पे मटेरियल प्रोसेसिंग हो रही है? सर दोनों जगह ही फर्जीवाड़ा हो सकता है। जहां पे रेगुलर प्रोसेसिंग हो रही है वहां भी हो सकता है और जहां पे मटेरियल प्रोसेसिंग हो रही है सर जी वहां भी हो सकता है। और ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां है सर? ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो वहीं पे है जहां पे मटेरियल प्रोसेसिंग होती है। सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट 1 जहां पे मटेरियल प्रोसेसिंग हो, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। तो ऑडिटर क्या करेगा? पॉइंट 1 में एक स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर लगा देगा, पॉइंट 2 में स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर लगा देगा और पॉइंट 3 में स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर लगा देगा। पॉइंट 1 में, पॉइंट 2 में, पॉइंट 3 में। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। लेट्स से पॉइंट 1 में जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं वो देखे जाते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह देखे जाते हैं। पॉइंट 2 में लेट्स से टोटल्स वगैरह और स्टॉक वगैरह वेरीफाई होते हैं और पॉइंट 3 में लेट्स से जीएसटी वगैरह की कैलकुलेशन होती है। ये 3 ऐसे पॉइंट हैं डियर जहां पे मटेरियल प्रोसेसिंग होती है, जहां पे फ्रॉड हो सकता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो ऑडिटर ने क्या किया, इन तीनों जगहों पे एक स्नैपशॉट नाम का सॉफ्टवेयर लगा दिया। अब ये स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन की नहीं, ध्यान दीजिएगा, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन की नहीं, सिर्फ इन 3 पॉइंट्स की।
फिर से अब ये स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन की नहीं, सिर्फ इन 3 पॉइंट्स की P1, P2 और P3 इनकी कॉन्टिन्यूसली इमेजेस लेता रहेगा और ऑडिटर को भेजता रहेगा। स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इन 3 पॉइंट्स की जहां पे मटेरियल प्रोसेसिंग हो रही है उन 3 पॉइंट्स की कॉन्टिन्यूसली इमेजेस लेता रहेगा और इन इमेजेस को ऑडिटर को भेजता रहेगा और ऑडिटर अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू उन इमेजेस को देखेगा जो कि मटेरियल प्रोसेसिंग को शो करते हैं। और अगर वो मटेरियल प्रोसेसिंग सही हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस किए जा रहे हैं बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट ट्रांजेक्शंस आर आल्सो एक्यूरेट। आई गाइस गेटिंग? बट यदि अगर आप मटेरियल प्रोसेसिंग में अगर आप कोई फर्जीवाड़ा वगैरह अगर आपने किया तो इसका मतलब डियर ये है कि ट्रांजैक्शन जो आपको सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो रहे। सो स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में एम्बेड करते हैं, मींस एंटर करते हैं, फिक्स करते हैं। आर यू गाइस गेटिंग? और ये उन पॉइंट्स पे फिक्स किया जाता है जहां पे मटेरियल प्रोसेसिंग होती है। एक बात बताए ना, अगर क्लाइंट को पता है कि मटेरियल प्रोसेसिंग वाली जगह पे आप स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर लगाएंगे तो क्लाइंट समझदारी दिखाते हुए क्या करेगा, मटेरियल प्रोसेसिंग की जगह को थोड़ा सा चेंज कर देगा और रेगुलर प्रोसेसिंग में ही कोई ऐसी चीजें प्रोसेस करना शुरू कर देगा जो कि मटेरियल हो और वहां पे फ्रॉड कर लेगा और वो कभी आपके पकड़ में नहीं आएगी। ये बात तो सही है। तो इसके लिए डियर एक नए प्रकार का मैकेनिज्म सामने आया जो कहलाता है सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। ये कहता है कि हम पूरे के पूरे मींस हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर एम्बेड करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल के बारे में बताऊं। ये कहता है कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर एम्बेड करेंगे जो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को ही मॉनिटर करता रहे, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन। यहां पे हम मटेरियल प्रोसेसिंग वगैरह की बात ही नहीं करते, सब कुछ मॉनिटर करता रहेगा और इसकी जो जानकारी है ये एक ऑडिट फाइल में मतलब राइट करता रहेगा जिसका नाम होगा सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। और ऑडिटर क्या करेगा, इस ऑडिट फाइल में जाके मतलब चेक कर सकता है कि किस तरीके से प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, स्नैपशॉट में आपने एक सॉफ्टवेयर एम्बेड किया था, आपने मतलब वो ऑडिटर ने एक सॉफ्टवेयर एम्बेड किया था उस जगह पे जहां पे मटेरियल प्रोसेसिंग होती है। सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल में हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर एम्बेड कर दिया जो कि पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को ही मॉनिटर करेगा और इसकी जानकारी जो है वो सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल के नाम से जो एक वहां पे जाके उसे स्टोर कर देगा और ऑडिटर जो है उस फाइल से के थ्रू जाके इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। बट सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रही है तो ऑडिटर कितने मतलब ट्रांजैक्शंस को देख पाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए डियर एक नया मैकेनिज्म आया जो कहलाता है ऑडिट हुक। जो क्या कहलाता है? ऑडिट हुक। अब मुझे बताया ना, एप्पल कंपनी डियर बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पीएनबी बैंक बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो क्या हर एक ट्रांजैक्शन को ऑडिटर कभी भी मॉनिटर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए डियर एक नया मैकेनिज्म आया जो कहलाता है ऑडिट हुक्स। ऑडिट हुक क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। व्हाट आई मीन बाय ऑडिट हुक? ऑडिट हुक एक खास प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लेट्स से ऑडिटर को लगता है कि बैंक में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ये ऑर्गेनाइजेशन जब क्रेडिट में गुड्स सेल करती है, मान लीजिए 5 लाख रुपए से ज्यादा जब क्रेडिट में गुड्स सेल करती है तो यहां पे कोई इशू खड़ा होता है या तो यहां पे फ्रॉड की संभावना ज्यादा है। या लेट्स से आप ईएमआई वगैरह में अगर आप कुछ सेल कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा तो यहां पे रिस्क ज्यादा है। ठीक है, लेट्स से ऑडिटर ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि लेट्स से अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा की ईएमआई या 5 लाख रुपए से ज्यादा की क्रेडिट में अगर आपने कुछ सेल किया है देन देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि 5 लाख रुपए से ज्यादा की ईएमआई वाले हैं उन ट्रांजैक्शंस को पिक करने के लिए ऑडिटर ने एक सॉफ्टवेयर एम्बेड कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ऑडिटर ने एक सॉफ्टवेयर एम्बेड कर दिया और इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा? ऑडिट हुक। ओके, तो जैसे प्रोसेसिंग हो रही है तो मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ऑडिटर को लगता है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर ईएमआई वाले जो भी ट्रांजैक्शन है वहां पे फ्रॉड की संभावना अधिक है या ऐसे ही ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो है वो कंपनी फ्रॉड करती है, तो ऑडिटर ने क्या किया, 5 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन जो ईएमआई वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ऑडिट हुक नाम का सॉफ्टवेयर एम्बेड कर दिया। अब ऑडिट हुक क्या करेगा, वो कॉन्टिन्यूसली सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करेगा और जैसे कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आया है जो 5 लाख रुपए से ज्यादा की ईएमआई वाला है, इसकी नोटिफिकेशन वो तुरंत ही ऑडिटर के कंप्यूटर में सेंड कर देगा और ऑडिटर के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, जैसे आपके पास फेसबुक वगैरह में आ जाती है कि सर जी एक और ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि 5 लाख रुपए से ज्यादा की मतलब ईएमआई का है। अब ऑडिटर को सारे ट्रांजैक्शंस को एनालाइज नहीं करना, वो सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके अपना काम चला सकता है जिसको लगता था मतलब जहां ऑडिटर को लगता था कि सर जी फ्रॉड की संभावना ज्यादा है। हमने आपके साथ 3 प्रकार के डियर टूल्स की बात की। हमने आपके साथ जो बात की, हमने कहा एक होता है स्नैपशॉट। अगर आपने ध्यान दिया हो
इन तीनों सॉफ्टवेयर में एक चीज कॉमन, एक एस्पेक्ट कॉमन है, और कॉमन एस्पेक्ट क्या है? इन तीनों सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में एम्बेड करना पड़ता है। इन तीनों सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में एम्बेड करना पड़ता है, विच इज नॉट एन ईजी थिंग। आप कैसे क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में एम्बेड कर सकते हैं? इसका इंपैक्ट ये होगा कि अगर आपने सही तरीके से एम्बेड नहीं किया, या ये जो सॉफ्टवेयर है इनमें कोई बग या एरर है, इसकी वजह से पूरे क्लाइंट का आपके क्लाइंट का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। आई यू गाइस गेटिंग? तो चलो पहले इन तीन की बात कर लेते हैं, इसके बाद इसके अलावा दो देखें। देखेंगे स्नैपशॉट के साथ क्या है। स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर आर एम्बेडेड इन द सिस्टम एट दोज पॉइंट्स वेयर मटेरियल प्रोसेसिंग अकर्स। स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर कैप्चर इमेजेस ऑफ दोज प्रोसेसिंग एंड सच इमेजेस कैन बी यूटिलाइज्ड टू एक्सेस द ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द प्रोसेसिंग। कि आपने जो ट्रांजेक्शन है वो सही तरीके से, एक्यूरेट तरीके से प्रोसेस हुए हैं या नहीं है, उनकी ऑथेंटिसिटी कैसी है, उनकी एक्यूरेसी कैसी है, और वो 100% कंप्लीट हुए भी है या नहीं हुए। तो स्नैपशॉट के साथ इसके साथ जो खास बात है वो खास बात ये है कि इसे एम्बेड करना पड़ता है। दूसरा हमने आपके साथ देखा था SCARF, मतलब सिस्टम कंट्रोल ऑडिटर व्यू फाइल। It involves embedding audit software. Again, it involves embedding audit software module in the application system for continuous monitoring of the system transaction. मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं साहब, सबकी मॉनिटरिंग करो और उसकी जानकारी जो है उसको एक फाइल में लिख दो जिसका नाम है SCRF मास्टर फाइल। अब ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर जाएगा और इस वाले मास्टर फाइल को देखेगा और अकॉर्डिंगली यहाँ से कोई ट्रांजेक्शन अगर इसको पिक करना है तो इसको यहाँ से पिक करेगा। अब मुझे बताए ना, PNB बैंक, SBI बैंक, अरबों खरबों ट्रांजेक्शन रोज हो रहे हैं, ऑडिटर कितने ट्रांजेक्शन को देखेगा? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। दूसरी बात होता है स्नैपशॉट और SCRF में अंतर क्या है? दोनों डियर एक तरह से ये मतलब सिमिलर हैं। स्नैपशॉट में भी आपको एम्बेडिंग करनी पड़ती है, SCRF में भी आपको एम्बेडिंग करनी पड़ती है। अंतर बस ये है कि स्नैपशॉट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल प्रोसेसिंग वाले पॉइंट को ही स्कैन करता है, और जो SCRF है वो डियर हर एक पॉइंट को ही स्कैन करता रहता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड। ठीक बात है। तीसरा हमने देखा था ऑडिट हुक। ऑडिट हुक भी क्या करता है? इसे भी आपको एम्बेड करना पड़ता है एप्लीकेशन में, और जहां जहां आपको लगता है कि कोई ये मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, आपको जानकारी मिल जाती है। देखेंगे दीज आर द कोड्स व्हिच आर एम्बेडेड इन द एप्लीकेशन that enables auditor to flag transaction which he thinks are suspicious or report such transaction to the auditor, और इसकी जानकारी ऑडिटर के पास पहुंच जाती है। तो इन तीनों में जो एक कॉमन बात थी वो कॉमन बात यही थी कि इन तीनों को आपको अपने क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में एम्बेड करना पड़ता है, जो कि आसान नहीं होता। इसके अलावा डियर दो और हैं। एक का नाम इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे क्लाइंट ने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनवाया हुआ है, जो कि ये चीजों को प्रोसेस करने का काम करता है, क्लाइंट ने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनवाया हुआ है इसमें बहुत सारे इश्यूज हों, और ये जो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग हो सकता है कि खुद में ही इसमें एरर्स हों। हो सकता है क्लाइंट की इंटेंशन सही है या गलत है, उसकी हम बात नहीं करते। ये प्रोसेसिंग जिस मैकेनिज्म के तहत होती है इसमें कोई फंडामेंटल एरर है, मतलब प्रोसेसिंग ये सही प्रकार से नहीं होती। ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर इसको कैसे वेरीफाई करेगा? ऑडिटर क्या करेगा? वो एक डमी एंट्री एंटर करेगा। डमी एंट्री का मतलब कोई डमी ट्रांजैक्शन को ऑडिटर ने एंटर किया। अब जिस तरीके से जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है वैसे ही ये डमी ट्रांजैक्शन भी प्रोसेस होगी, बट ये डमी ट्रांजैक्शन तो आपके ऑडिटर ने एंटर की है, तो जैसे ये प्रोसेस होके बाहर आएगी, ऑडिटर इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा कि क्या इस वाले ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है वो वही रिजल्ट आया है जो कि आना चाहिए था। प्लीज मेरी बात पर ध्यान दें। हमने कहा जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि ये जो प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म जो ये सही नहीं है, ये सही तरीके से चीजों को प्रोसेस नहीं करता। तो हम हमारी तरफ से क्या करेंगे? हमने एक डमी एंट्री एंटर कर दी, और अब जैसे हमने कोई डमी ट्रांजैक्शन या फिर हमने कोई डमी एंट्री एंटर किया, क्लाइंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको एज इट इज प्रोसेस करेगा। अगर उसमें प्रोसेसिंग में कोई फंडामेंटल एरर होगा तो डियर हमने जो एंट्री एंटर की है, हमने जो ट्रांजैक्शन एंटर किया है वो भी गलत तरीके से प्रोसेस होना चाहिए। और ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर इस प्रोसेस्ड ट्रांजैक्शन को बाद में वेरीफाई कर लेगा और देख लेगा कि ये सही तरीके से प्रोसेस हुए हैं या नहीं हुए। अगर ये सही तरीके से प्रोसेस हुए हैं तो इसका मतलब हमने जो ट्रांजैक्शन एंटर किया वो अगर सही तरीके से प्रोसेस हुए तो बाकी जो भी ट्रांजैक्शन आ रहे हैं वो भी सही तरीके से ही प्रोसेस होते होंगे। इट इज कॉल्ड integrated test facility. देखेंगे here a dummy entry like a dummy master file is created in the application system, then submit the test data for processing against the entity to verify the authenticity, accuracy and completeness of the processing. और लास्ट में एक लास्ट जो हमारे पास ऑडिट टूल बचता है, इट इज कॉल्ड continuous and intermittent
सिमुलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडिट टूल है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि पहले 3 टूल्स की तरह से, जैसे स्नैपशॉट, SCRF और ऑडिट हुक की तरह से, हमें यहाँ पे कोई अलग से कुछ भी क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता, एम्बेड नहीं करना पड़ता। यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है कि जैसे हमारा DBMS है, ध्यान दीजिएगा, DBMS है, ट्रांजेक्शन पड़ा हुआ है, यहां से ये डेटा या फिर ट्रांजेक्शन इस वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम को जाता है फॉर दी प्रोसेसिंग, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम को जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, उसी समय ये जो ट्रांजेक्शन है ये हमारे CIS को भी जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, कॉन्टिन्यूअस एंड इंटरमिनेंट सिमुलेशन। इसका मतलब हुआ कि DBMS अब ट्रांजेक्शन 2 जगहों पे भेजेगा, एक तो जो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो उसके पास भी ये जाएगा, और साथ में ऑडिटर ने जो CIS बनाया होगा उसके पास भी ये ट्रांजेक्शन जाएगा। CIS में जो प्रोसेसिंग होगी वो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी। अब क्या होगा, अब जैसे कोई ट्रांजेक्शन आया, DBMS ने इसे क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास भेजा और CIS के पास भेजा। CIS चाहे तो इसे खुद से प्रोसेस करे, चाहे तो खुद से प्रोसेस ना करे। अगर CIS इसे खुद से प्रोसेस करता है तो जब ये ट्रांजेक्शन CIS द्वारा प्रोसेस हो जाएगा और जब ये ट्रांजेक्शन क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा प्रोसेस हो जाएगा तो फिर CIS इन दोनों को मैच करेगा। अगर ये मैच हो गया तो इसका मतलब क्लाइंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम सही काम कर रहा है, उसमें कोई फ्रॉड या एरर नहीं है। अगर ये मैच नहीं हुए, इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ट्रांजेक्शन को सही तरीके से प्रोसेस नहीं की। इसका एडवांटेज ये हुआ डियर कि हमें अलग से क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में किसी भी प्रकार की किसी भी चीज को एम्बेड नहीं करना पड़ा। उससे क्लाइंट के लिए डियर आसानी रहती है कि उसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बिना किसी इशू के काम करेगा। मेरे साथ साथ देख लें, कंटिन्यूअस एंड इंटरमिनेट सिमुलेशन, इट इज यूज्ड टू ट्रैप द एक्सेप्शंस एंड रिपोर्ट इट व्हेन द एप्लीकेशन सिस्टम यूजेस अ DBMS। तो अगर आप DBMS इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपका क्लाइंट अगर DBMS इस्तेमाल कर रहा है तो DBMS क्या करता है, DBMS जो है वो उसी ट्रांजेक्शन को आपके पास भी भेज देता है और अब CIS देखेगा कि इसे एग्जामिन करना है या नहीं करना। अगर CIS को लगता है कि हाँ इस वाले ट्रांजेक्शन को हमें एग्जामिन करना है तो CIS उसको उसी तरीके से प्रोसेस करेगा जिस तरीके से वो प्रोसेस होना चाहिए। और फाइनली जब ये प्रोसेस हो गया तो CIS क्या करेगा, अपने प्रोसेस्ड वाले ट्रांजेक्शन को क्लाइंट के साथ मतलब मैच करेगा। अगर दोनों सेम है तब तो कोई इशू नहीं है, बट अगर दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब कोई इशू बन गया, एरर बन गया, एक्सेप्शन बन गया, इसको ये एक एक्सेप्शन फाइल में लिखता जाएगा जिसको आप एक्सेप्शन लॉग फाइल कहते हैं और ऑडिटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक्सेप्शन लॉग फाइल को एट द एंड ऑफ द डे पढ़ लेगा और देख लेगा कि कहां कहां क्या क्या इश्यूज हैं और ऑडिटर अकॉर्डिंगली क्रॉस वेरीफाई कर लेगा। तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि CIS का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है डियर कि आपको अलग से किसी भी प्रकार की ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर को अपने क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में एम्बेड नहीं करना होता। अगर मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछ लूं, तो पूछ लो, मुझे बताएं CIS के एक्सेप्शन लॉग फाइल में और SCARF के मास्टर फाइल में डिफरेंस क्या है? CIS के एक्सेप्शन लॉग फाइल में और SCARF के मास्टर फाइल में डिफरेंस क्या है? पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो CIS की जो लॉग फाइल है वो सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपने पास स्टोर करके रखती है जो ट्रांजैक्शंस क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा और हमारे द्वारा प्रोसेस करने पे अलग अलग रिजल्ट शो करते हैं। मुझे बताए ना, अगर ऑडिटर ने CIS को इस तरीके से बनाया है कि वो बिल्कुल ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो सही प्रोसीजर है उसके हिसाब से डेटा को प्रोसेस करेगा, तो क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी तो इसी तरीके से प्रोसेस करना चाहिए। अगर क्लाइंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम वैसे प्रोसेस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू है वहां पे। इसलिए तो हमारे द्वारा प्रोसेस किए गए ट्रांजैक्शन का रिजल्ट और क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा प्रोसेस किए गए ट्रांजैक्शन का रिजल्ट दोनों सेम नहीं है। आई यू गाइस गेटिंग? तो जो रिजल्ट सेम नहीं होगा CIS सिर्फ उसे ही एक्सेप्शन लॉग फाइल में लिखेगा ताकि ऑडिटर को उन ट्रांजैक्शंस पे अपना फोकस करना चाहिए। बट SCARF क्या कर रहा है, SCARF हर उस ट्रांजैक्शन को अपनी फाइल में रिकॉर्ड कर रहा है जिसमें एक्सेप्शन हो या ना हो, मींस लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस ऑडिटर के पास आ जाएंगे कि लो साहब ऑडिटर, तो ऑडिटर बेचारा कैसे पता लगाए कि इसमें किस किस ट्रांजैक्शन को हमें क्रॉस वेरीफाई करना है, किस किस ट्रांजैक्शन को क्रॉस वेरीफाई नहीं करना। CIS के एक्सेप्शन लॉग फाइल को में तो डियर हर वो में तो सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आए हैं जहां पे एक्सेप्शन है, जहां पे आपका रिजल्ट और आपके क्लाइंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम का रिजल्ट मैच नहीं कर रहा, और उस केस में तो आपको हर उस ट्रांजैक्शन को ही एनालाइज करना पड़ेगा जो कि एक्सेप्शन लॉग फाइल में मतलब लिखी हुई है, क्योंकि हर केस में डियर एरर है, हर केस में डियर देयर इज मिसमैच।
बट आप ये बात SCR मास्टर फाइल के केस में नहीं कह सकते। आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है CIS। इसके दो बहुत बड़े रीजन है। पहला, कुछ भी आपको क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सिस्टम में एम्बेड नहीं करना होता, और दूसरा, आपके पास जो फाइल क्रिएट होती है एक्सेप्शन लॉग फाइल, उसमें सिर्फ और सिर्फ वही डेटा होता है, वही ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें सही में कोई एक्सेप्शन आई है। अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस होते हैं। इसमें रेगुलर ट्रांजेक्शन से ऐसे ट्रांजेक्शन जो सही तरीके से प्रोसेस हो गए वो इसमें नहीं होते हैं। आई होप आपको बात समझ आई। तो डियर वी हैव ट्राइड कि आपको ये बातें समझ में आए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वाले टॉपिक की तरफ।